परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों में एक चपत हमारी गाल पर मार देते, तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचे किए हंस देते। वह चपत तो जैसे हमें भाई फीके की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि जो पीटीआई साहब थे वो बहुत ही कड़क स्वभाव के थे और हेडमास्टर शर्मा जी बिल्कुल नरम स्वभाव के थे, उनसे बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। 5वीं और 8वीं को अंग्रेजी पढ़ाते थे और कभी भी वो किसी उनके बारे में ऐसा नहीं सुना था कि वो उन्होंने किसी बच्चे को मारा है या चमड़ी उधेड़ी है। वो बिल्कुल जब भी गुस्सा होते या मारते तो हल्की सी चपत मार देते थे और हम सर झुकाकर मुंह नीचे कर हंस देते थे। ऐसा लगता था कि जैसे भाई बीके की नमकीन पापड़ी हमने खाई हो। परंतु जब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भाग जाए। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5 से 7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते स्कूल जाया करते। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते और झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते हुए हवा में लहराती। तो यहाँ पर पीटी साहब के लिए कहा जा रहा है कि जो मास्टर साहब थे पीटीआई साहब, वो हमारे जो जब भी हमको स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे और हमारे हाथों में नीली और पीली झंडियाँ देकर 1 2 3 कहकर करवाते थे और वो झंडियाँ जब हवा में लहराती थी तो हमें बहुत अच्छा लगता था। वैसे हमको स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। झंडियाँ हवा में लहराती फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दी और गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीले आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश, वेल बिगिन अगेन 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर के लिखी गुडों या गुड का वचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की गई पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत अच्छी और बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास कर रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करते हैं कि सदगुरु के भय से भी प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती है। यह एक ऐसा भी है कि जब आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो ये चमत्कार लगने लगता। शायद यही दशा हमारी कुछ ऐसा हुआ करती। तो बच्चों यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि जब भी हम परेड करते थे, खाकी वर्दी पहनते थे और गले में 2 रंगे रुमाल लटका कर अभ्यास करते थे और जो पीटी साहब थे वो हमारे हाथ में रंग बिरंगी झंडियाँ देते थे और वो जब भी हम कोई अच्छा अभ्यास करते तो वो हमें शाबाश भी कहते थे और वेल अगेन बिगिन अगेन 1 2 3 1 2 3 कहकर शाबाश कहते तो हमको बहुत अच्छा लगता था। और एक प्रकार से पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर वो जो उन्होंने वो गुड विल कहते थे तो वो बहुत ही बड़ा हमको अच्छा लगता था और हमारे मन में पीटी साहब के प्रति प्रेम की भावना जग जाती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने पीटी साहब के बारे में बताया कि किस प्रकार से वो नरम स्वभाव के थे। आगे देखिए, हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। परंतु हेडमास्टर जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ़ लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल प्रारंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब 1-2 रुपये में आ जाया करती तो शायद इसी बहाने पढ़ाई 3री-4थी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा और एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कॉपियाँ, पेंसिल होल्डर या सही दवात में मुश्किल से 1-2 रुपये साल भर में खर्च हुआ करते। परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करता था।
₹1 में 1 सेर घी आया करता था, ₹2 की 1 मन 40 सेर गदम। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। हमारे 2 परिवारों में से मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। तो यहाँ पर बच्चों इसमें बताया है कि लेखक कह रहा है कि जब भी मैं अगली श्रेणी में आता था, एक नई क्लास में आता तो मुझे पुरानी किताबें मिल जाती थी, क्योंकि हेडमास्टर जी एक लड़के को ट्यूशन पढ़ाने के उसके घर जाते थे। वो बहुत धनवान थे और उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मैं हमेशा मेरे से 1 साल आगे रहता था क्लास में। और जब भी उसका साल नया प्रारंभ होता तो शर्मा जी जो थे वो मेरे लिए कुछ पुस्तकें ले आते थे। इस प्रकार हमारे घर में वैसे तो किसी को दिलचस्पी नहीं थी पढ़ाई में, लेकिन फिर भी किताबें मिल जाती और छूट मिल जाती थी, तो मैं इस तरह से मेरी पढ़ाई आगे जारी रही। अब देखिए आगे, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से गंध ऐसे आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता। इसका ठीक कारण तो समझ में नहीं आया, परंतु जितने भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इसे रुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी में कुछ मुश्किलें हुई और मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर बैठ गया। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मुझे कभी भी नई कक्षा में जाने का ऐसा चाव कभी महसूस नहीं हुआ जिसका सभी लड़के लोग जिक्र किया करते थे। मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मेरा मन बहुत उदास होने लगता। ठीक कारण समझ में नहीं आया, परंतु जितना भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस रुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी में कुछ मुश्किल थी पढ़ाई में और मास्टर जो थे वो भी पीटते थे। तो इस प्रकार का तो सभी मास्टरों की मारपीट का जो भय था वो मन में बैठ गया था। सभी तो नए न होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी यदि अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफनमौला हो गए थे। तो हरफनमौला यहाँ पर आया कि जैसे बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, शिक्षा में पारंगत हो गए थे। यदि उनकी आशाओं पर हम पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को ही तैयार रहते थे। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों और कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे उनकी गंध भी हमको हमारे मन को उदास किया करती थी। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से ही अच्छा लगने लगता कि जब मास्टर प्रीतमचंद जब हमको स्काउट की परेड करवाते और लेफ़्ट राइट की आवाज़ या मुँह में विसल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न, लेफ़्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे बड़े बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते, अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत बड़े महत्वपूर्ण आदमी हों और फौज में फौजी जवान हों। तो इस प्रकार से लेखक बता रहे हैं कि उनका मन तो बड़ा उदास रहता था, स्कूल नहीं जाने को रहता था, क्योंकि नए जो मास्टर थे अगली श्रेणी में जाने पर उनके मारपीट का भय रहता था। लेकिन कुछ कारणों से स्कूल अच्छा भी लगता था कि जो मास्टर प्रीतमचंद थे वो बहुत अनुशासन प्रिय थे और जब भी वो स्काउट गाइड की परेड करवाते थे, स्काउट परेड करवाते तो लेफ़्ट राइट की आवाज़ आती, मुंह में विसल लेकर वो मार्च करवाया करते और राइट टर्न, लेफ़्ट टर्न, अबाउट टर्न कहते। छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते, अकड़ कर चलते, तो हम अपने आप को फौजी जवान से महसूस करते थे। आगे देखिए, दूसरा विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा जो था अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाईकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते हैं कि अभी विलायत ही पढ़ रहा था, इसलिए वह हमारी देसी रियासत में अंग्रेजी की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फ़ौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फ़ौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे। उनको एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्करे अजीब सी वर्दियाँ पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, अठे मिले से टूटे लीतर उठे मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट,
फटे पहन से फटे पुराने उठे मिलेंगे सूट, उठे मिलेंगे सूट। तो लेखक बता रहे हैं यहाँ पर कि दूसरे विश्व युद्ध का समय था और नाभा रियासत का जो राजा था, अंग्रेज़ों ने उसको 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। तमिलनाडु में कोडाईकनाल में जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था और देसी रियासत में भी अंग्रेज़ों की ही चलती थी और राजा के न रहते अंग्रेज़ हमारी रियासत के गाँवों से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था और वे इसी तरीके से लोगों को फ़ौज में भर्ती करने के लिए वो कुछ अफसर आते थे, नौटंकी वाले साथ में हुआ करते थे, शामियाने लगाकर वो फ़ौज के सुख और आराम और ऐशो आराम के बारे में बताते थे और कुछ मस्करे जो थे अजीब सी वर्दियाँ पहने, अच्छे बड़े फौजी कोट पहनकर गीत गाया करते थे, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट। आगे देखिए, इन्हीं बातों से आकर्षित होकर कुछ नौजवान जो थे वो भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते थे। कभी कभी हमें महसूस होता है कि हम भी फौजी जवान से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जेब जुराबों को पहने जब हम स्काउट की परेड करते तो लगता है कि हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतमचंद को स्कूल के समय बहुत से कभी हमने मुस्कुराते या हंसते न देखा था। उनका ठिंगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बासी चंचल तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट, सभी कुछ भयभीत करने वाला हुआ करता था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगा करती थी, जैसे तांगे की घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले कुछ हिस्सों में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कीले भी ठुके रहते। यदि हम वह सख्त जगह पर चलते तो खुरियों निशानों के कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई पड़ते थे। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं पर भी मोच नहीं आती थी। उनको देखकर यदि घर वालों से भी हम बूट की मांग किया करते तो माँ बाप यही कहते कि उनके टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र वो सीधे भी नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ पर लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि जो मास्टर प्रीतमचंद थे, जब भी वो उनको परेड करवाते स्काउट गाइड की और धोबी की धुली वर्दी हम पहनते, पॉलिश किए हुए जूते पहनते और जुराब पहनते और स्काउट की परेड करते तो हम अपने आप को फौजी कहते थे। मास्टर प्रीतमचंद को लेखक बताते हैं कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, ना हंसते देखा था। उनका दुबला शरीर, ठिंगना कद, गठीला शरीर, माता के दाग से भरा चेहरा और बासी आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजे वाले जूते उनको आकर्षित करते थे, जो सब कुछ भयभीत करने वाले होते थे। लेखक बताते हैं कि वो अपने माता पिता से, परिवार से उनकी मांग भी करते हैं ऐसे जूतों की, लेकिन उनके माता पिता कहते कि यदि टखने टेढ़े हो गए तो सारी उम्र जो तुम है सीधे नहीं चल पाओगे। आगे देखिए, मास्टर प्रीतमचंद से हमारा डरना स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत करते थे। कारण था उनका मारपीट था। जब हम सभी को जो मेरी उम्र के थे वह दिन भूल नहीं पाया जिस दिन वे हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी में अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी न हुआ था कि प्रीतमचंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में ज़बानें सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उस शब्द रूप को याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 लड़के ही थे जिन्हें आधी और कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया था। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा गया। एक भी लड़का ना सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए और सभी को कहा कि कान पकड़ो। तो लेखक यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब वो चौथी श्रेणी में आया था तो वो चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने आए थे मास्टर प्रीतमचंद। उर्दू का तो उनको ज्ञान था, लेकिन फारसी जो थी वो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। एक सप्ताह भी नहीं हुआ था उनको पढ़ाए हुए और मास्टर प्रीतमचंद ने उनको एक शब्द रूप याद करने के लिए दिया। शब्द रूप उन्होंने याद करने के लिए वो रात भर देर तक शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, लेकिन 2-3 लड़कों के अलावा कोई भी उसको न सुना पाया। और मास्टर जी इस प्रकार से गुस्सा हो गए और गुर्राए और कहा कि सभी कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े और वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए गिर पड़ते। जब वह मेरी और हरबंस की बारी आई तो हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल के पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कमलाश से मिलने चले गए थे। समय पहले शर्मा जी स्कूल के पूरब की ओर से बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कमलाश से मिलने चले गए थे।
वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए थे। आते ही उन्होंने देखा कि वो तो वह सहन नहीं कर पाए। शायद वह पहला अवसर था जब वह पीटी मास्टर प्रीतम चंद को उस बर्बरता को सहन न कर पाए, बहुत उत्तेजित हो गए थे। What are you doing? Is the way to punish the students of 4th class? Stop it at once. जब उन्होंने देखा कि जो मास्टर प्रीतम चंद थे वो उन पर जो कक्षा के छात्र थे उन पर गुस्सा हो रहे थे और उन्हें पीट रहे थे और उनको मुर्गा बना दिया था, तो तभी हेडमास्टर साहब जो थे उधर से निकले थे, जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने आए थे। जब उन्होंने देखा तो उनको कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुम किस प्रकार की सज़ा दे रहे हो 4वीं क्लास के बच्चों को, तो रुक जाओ। तब हमें अंग्रेज़ी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेज़ी पढ़ाना शुरू करते थे, परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया कि शर्मा जी ने कहा कि क्या करते हो, क्या 4थी श्रेणी को सज़ा देने का यही ढंग है? इसे फ़ौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे में ही दफ्तर में चले गए थे। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके यानी निलंबित कर दिया और अपने आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। वहाँ हरजी लाल जी नाम के महकमा तालीम जो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे कि डायरेक्टर थे, इनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। तब उन्होंने देखा कई मास्टरों ने कि जो मास्टर प्रीतम चंद थे वो कई दिनों तक स्कूल नहीं आए और सभी मास्टरों जो थे वो बात कर रहे थे कि उन्होंने जो मास्टर प्रीतम चंद ने उनको निलंबित कर दिया है और आगे का आदेश लिखकर मंजूरी के लिए रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। हरजी लाल नाम के जो अधिकारी थे, डायरेक्टर थे उस समय, वो ऐसे आदेश की मंजूरी के आवश्यक उस दिन के बाद ये पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बाहर नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम भी नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करके फटने को आती, परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया नाम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आ जाते तब तक हमारे चेहरे मुरझाए ही रहते। तो हमेशा हमको ये भय बना रहता है कि हम मास्टर प्रीतम चंद ना आ जाए, लेकिन नाभा से डायरेक्टर बाहर नहीं करेंगे तब तक वो स्कूल में कदम नहीं रख सकते थे, इसलिए वो नहीं आए। फिर कई सप्ताह तक मास्टर प्रीतम चंद स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाज़ार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा जो था वो किराए पर ले रखा था, वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के छात्र विद्यार्थी में बताया करते कि उन्हें मुअत्तल की रत्ती पर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजड़े में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादाम की गिरियों का छिलका उतार कर खिलाते और उनसे बातें करते रहते। उनके वे तोते हमने कई बार देखे थे। हम उन सब बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे। परंतु हमारे लिए चमत्कारी था कि जो मास्टर प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते थे, वह अपने तोतों से मीठी बातें करके मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या उनको तोतों को उनकी दहकती और बुरी आंखों से भय न लगता था? हमारी समझ में ऐसी बातें बहुत तब तक नहीं आई जब तक से एक तरह से इन्हें अलौकिक ही मानते थे। तो फिर देखो बच्चों, इसमें ये बताया कई सप्ताह तक मास्टर प्रीतम चंद स्कूल नहीं आई। पता चला कि वो बाज़ार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियों वाला एक चौबारा किराए पर ले रखा था, वहीं आराम से रह रहे थे। और जो बड़े बच्चे जो थे 7वीं 8वीं के विद्यार्थी, वो जब जाते थे तो बताते थे कि जो उन्होंने 2 तोते पाल रखे हैं, उनको कई बार वो भिगो कर बादाम की गिरियाँ खिलाते हैं, उनसे बातें करते हैं। हमने भी उनको कई बार देखा था कि हमको बड़ा देखकर आश्चर्य हुआ कि जो मास्टर प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी उधेड़ देते हैं, वे यहाँ पर कैसे तोते से मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। क्या उनके तोतों को उनके दहकती आंखों से डर न लगता था? तो हमारी समझ में ऐसी बातें तब तक नहीं आ पाती थी। बस एक तरह से इन अलौकिक ही मानते थे कि किस प्रकार से बचपन में जो लेखक थे मास्टर प्रीतम चंद, किस प्रकार से वो अनुशासन प्रिय थे और उनको किसी भी प्रकार की रत्ती पर भी चिंता नहीं थी कि उन्होंने कुछ गलत काम किया। वो बच्चों की भलाई चाहते थे और बच्चों के अच्छे काम के लिए ही वो उनके लिए पढ़ाई में सख्त थे। तो इस प्रकार लेखक ने बताया कि इस प्रकार से बचपन की कुछ ऐसी यादें थी जो उन्होंने उसको संजो कर रखी थी।